Good morning, everyone. देखिए, जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, बट हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है रिवीजन करने लायक, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मेनली इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशंस है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फाउंडेशन, एक बेस है, समझ जाओ। जिसका अगर टाइम वैल्यू स्ट्रांग है तो ये समझ के चलना है कि आपका 50% जो परेशानी है आपका दूर हो चुका है। बहुत बार हमें ये महसूस होता है कि हमें टाइम वैल्यू आता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से पढ़ा होता है, जो मुझे महसूस हुआ है अभी तक। तो हम लोग उस तरीके से नहीं, लॉजिकली कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। तो सबसे पहले मैं अगर एक चीज़ पूछूँ आपसे कि अच्छा, आपको अगर 5000 रुपीज़ आज दिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि 5000 रुपीज़ आज लोगे या 1 ईयर के बाद लोगे, सेम अमाउंट 5000, तो क्या आप बताओगे? आपका चॉइस क्या रहेगा? आज क्यों आज लेंगे? आज वैल्यू ज़्यादा है, ये बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू में, स्ट्रेंथ में कुछ लोग जो होते हैं ना कंफ्यूज करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज ले लेंगे तो उससे जितने देर हम वेट करेंगे 1 ईयर, उस बीच में हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यही इंटरेस्ट यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है। खास करके इसमें सीखने वाली चीज़ जो है आप लोगों के लिए, ये है कंपाउंडेड इंटरेस्ट का एन्यूटी, परपेचुइटी। एंड परपेचुइटी में भी दो होते हैं, एक ग्रोइंग परपेचुइटी, एक होता है हमारा कांस्टेंट परपेचुइटी। सुना होगा परपेचुइटी, सुना है। मेनली आपको वो सीखना है। हम अगर सीधा वहाँ तक पहुँच जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर, स्किप कर दिए, कुछ चीज़ आपने छोड़ दिया। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल जीरो से करा देता हूँ। अगर किसी को कुछ लगे कि ये सब तो बहुत बेसिक हमें पहले से आता है, तो ये समझ के चल लेना कि सर ने आज मुझे 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। 20 मिनट किसी का वेस्ट हो जाएगा, किसी का वो, अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम थी तो उनका वो स्मूथ हो जाएगा। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये चीज़ लिखते चलते हैं। आप लोगों ने डिसाइड यही किया था ना कि हम लोग लिख के अभी पढ़ते हैं। वैसे आपको लिखा हुआ मिला हुआ है, आप लोग अगर देखेंगे तो जो हाथ से लिखा हुआ, जो आप लोगों को नोट्स मिला हुआ था ना, वो आपको लिखा हुआ है। जो भी मैं चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ, तो ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा आप लोगों को एक कंसंट्रेशन बनाने के लिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे, हम लोग लिख के कर लेते टाइम वैल्यू, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, आइएगा। सपोज you are given a choice to receive rupees 5000 today or rupees 5000 later, then what will you prefer? ऑलरेडी आंसर दे चुके हो आप लोग? Obviously you will opt to receive rupees 5000 today, as you can earn interest during that 1 year period.
बेसिक सी बात है, सबको पता है आज के रेट पे। रिक्शे वाले से भी पूछोगे, उनको भी पता है कि हम 5000 कब लेंगे, आज लेंगे, क्योंकि हम उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए, हाँ जी बोलिए, मैंने कहाँ पे 500 लिख दिया? अब अगर इंटरेस्ट रेट मान लिया जाए कि 8% का है, कितना परसेंट? 8% मान लेते हैं। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम। अभी कंपाउंडिंग की बात नहीं करते, थोड़ा देर के बाद आएंगे। तो उस केस में मुझे बताएंगे कि आज का जो अमाउंट है हमारा, जो आज का अमाउंट है, जब भी हम टाइमलाइन पे अगर कभी 1 ईयर लिखेंगे तो ये समझ के चलना कि 1 ईयर का एंड है, क्योंकि 1 साल का जो पीरियड है वो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक की पीरियड जो है ये हमारा 1 ईयर का पीरियड है। क्लियर है? हम अगर कभी किसी टाइमलाइन पे 1 ईयर लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? 1 ईयर का एंड। ठीक है, तो हम कह रहे कि आज अगर 5000 रुपीज़ मिला तो आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रेजेंट का वैल्यू, आज का वैल्यू 5000 रुपीज़, इसको हम कहाँ पहुँचा रहे हैं? फ्यूचर में। इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट, ये क्या हो गया? तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे? 8% से 400 रुपीज़, ये हमारा 400 रुपीज़ हो गया। जो आपने प्रिंसिपल जो आपका था वो तो आपका है ही। तो अगर हम ये देखें तो आपकी जो अमाउंट बन जा रहा है वो कितना? 5400 का। तो क्या हम इसको फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं? तो याद रखिएगा, इस चीज़ों को हम लोग आगे से प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग पीवी लिखा करते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे आगे से फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में दोनों अमाउंट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों होते हैं फ्यूचर वैल्यू के अंदर। यहाँ टाइम वैल्यू कितना है हमारा? यानी कि टाइम के साथ जो पैसे ग्रो हुआ है, जो 1 साल जो हमारा बीता है, टाइम के साथ साथ कितने अमाउंट हमारा ग्रो किया है? 400 रुपीज़। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी को ये बोला जाता है टाइम का वैल्यू है। पैसे जो होते हैं टाइम के साथ ग्रो करता है, मीन्स वो इंटरेस्ट होते हैं। अब ये जो हम इंटरेस्ट जिसकी बात करें 8%, वो खास करके इसमें एक तो प्योर टाइम वैल्यू जो कि रियल इंटरेस्ट होता है, दूसरा इन्फ्लेशन। क्योंकि आज के रेट पे आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़े होंगे कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाए, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो सेंट्रल बैंक है, कौन है यहाँ के सेंट्रल बैंक? आरबीआई। आरबीआई क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। सुना होगा, पढ़ा होगा। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि लोन लोग कम ले, तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएंगे। सप्लाई, सर्कुलेशन बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि सप्लाई तो उतना ही है जितना आरबीआई ने पब्लिश कर रखा है। मनी सर्कुलेशन किसके बीच में? पब्लिक के बीच में कम हो जाएंगे। तो अगर कम होंगे तो लोग सोचेंगे कि चलो बैंक से हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कुछ दिन अपने डिमांड को डिफर करते हैं। जैसे डिमांड को डिफर करोगे तो डिमांड कम हो जाएंगी, प्राइस कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए तो आपको बता दूं, क्या ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा? याद रखिएगा, जो भी आपको रेट मिलते हैं, मैं कभी भी इंटरेस्ट रेट बोलता हूँ ना तो नॉर्मली ट्रेजरी बिल का रेट होता है। अब ट्रेजरी बिल सुना होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। इंटरेस्ट है ना कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे तरह का रेट होते हैं। अगर आप अभी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाओ, 7 to 8% का रेट अप्लाई होगा। बैंक में लोन लेने जाइए, आपको 12 to 15% का रेट अप्लाई होंगे। फिर वही चीज़ किसी और तरीके से जाइए, प्राइवेट लोन में जाइए, वहाँ से 24% से ज़्यादा का भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जिसमें ज़्यादा, उसमें हम इकोनॉमिक्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, इधर आ जाओ। इंटरेस्ट कितना है बताइए? 8% का। तो हम कह सकते हैं कि जो मनी जो ग्रो किया है वो 8% से, जो कि 400 है, ये मनी ग्रोथ के अंदर इन्फ्लेशन का भी कंपनसेशन है। बस इतना आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए भी आपको गवर्नमेंट ने इस 400 में आपको कुछ दे रखा है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होता तो आज आपको गवर्नमेंट 8% नहीं दे रहा होता। गवर्नमेंट क्या कर रहे थे? आपको कम, क्योंकि कहते ज़्यादा तो आपका खर्चा होगा तो ज़्यादा क्यों लोगे। अभी गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं? महंगा है आपका सामान, तो चलो महंगे सामान खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा दे देते, इसलिए इंटरेस्ट आपको भी क्या करे? ज़्यादा दे रहे। थोड़ा बहुत अगर जनरल नॉलेज हो तो लॉकडाउन के बाद फिक्स डिपॉजिट का रेट कितना हो गया था? मोटा मोटा 3.5 to 4%। क्यों? अब वो सब आगे अभी इकोनॉमिक्स होता तो पढ़ते, अभी ऑलरेडी आपको टीचर ने बता रखे होंगे। हम टाइम वैल्यू पे स्ट्रिक्ट करते, ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है,
3.5% टू 4%। अभी रिसेंटली विद इन 4 to 5 मंथ में 4 to 5 मंथ में रेट पहुंच चुका है 7% प्लस का, यानी कि 2.5% से ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट रेट बढ़ गया है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइए टाइम वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? मनी के साथ जो पैसे ग्रो किया है वो हमारा कितना बन जा रहा है यहाँ पे? ₹400। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं टाइम वैल्यू जो है हमारा फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, या और इसी को कह सकते हैं जो इंटरेस्ट अमाउंट है यही हमारे लिए क्या है? टाइम वैल्यू है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं? आवाज़ नहीं आ रही, लग रहा है आज थके हुए से हो। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर नोटिंग करना रह गया हो तो बोलेंगे, शर्माएंगे नहीं। कुछ लोग करना है तो फटाफट करेंगे। नहीं, अब ये नहीं सोचना है लिखा है, अभी अब नोटिंग करा रहे, नोटिंग करना है सबको। और ऊपर फिर तो टाइम लग जाएंगे ज़्यादा। अभी नोटिंग करना है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच के बैठे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम क्यों लिखे, तो मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ बताओ। तो सीधा समझा के आगे बढ़ जाते ना। लिखना है अभी, फिर ऑडिट करने की आदत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। अभी ऑडिट मत करो, थोड़ा देर के बाद करेंगे। हो गया यहाँ तक? चलिए, कितने टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं बताएंगे? दो टाइप्स के। कौन कौन सी? सिंपल और कंपाउंड। क्या डिफरेंस है दोनों में? कंपाउंड में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, पक्का? ऐसा भी कोई कंडीशन है जहां पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना चार्ज किया जाए? लो, ये तो सोचा ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना मिले, इसका भी कोई पॉसिबिलिटी है? लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ये किसने बोला? अच्छा, कंपाउंड का मतलब ये होता है। अच्छा, मैं गलत था। ओके, ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक चीज़ बता रहा, चलो ठीक है, अभी बात कर लिया तो हम लिख लेंगे, 2 मिनट में लिख भी लेंगे। चलो मान लीजिए हमने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया 2 साल के लिए, हमारे को 8% का रेट मिल रहा था। पहले अभी लिखना मत, ये रफ है। तो हमने इंटरेस्ट कितना हो गया बताएंगे? नहीं, 400। अब ये किस पे ऐड हो जाएगा? प्रिंसिपल पे। 5000 ऐड हो गए, कहाँ पहुँचे हम लोग? 5400 पे। अगले बार का इंटरेस्ट किस पे निकाले जाएंगे? 5400 पे। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आपने मेरे से पूछा कि ये 400 मिला आपको या नहीं मिला। अब आप लोग ये ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे लगता है कि मैंने कोई चाइनीज बोल दिया। नहीं, ये किसने बोला है? ये 400 जो अक्रू हुआ है ये मिल भी सकता है। ये किसने बोला कि नहीं मिला है? अगर आपको मैं ये पे कर दूं तो अगले बार का इंटरेस्ट थोड़ा ना आपका क्या कहते हैं 5400 पे कैलकुलेशन होगी। याद रखिएगा ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अप्लाई होती है, यानी कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होती है। लेकिन इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कब कन्वर्ट होगी? जब वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। अगर ये अमाउंट आपको मिल जाए, अगर आपको ये पे कर दे, तो उस केस में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बावजूद भी अगले बार का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा वो आपका 5000 पे ही कैलकुलेट होगी। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या रह गई। यही बात है ना। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होते हैं, अगर उस टाइम आपका रिसीव हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आपका सेम तरीके से बिहेव करता है। याद रखिएगा, डिवेंचर के केस में जो भी आपका जो रेट होता है वो सारे कंपाउंडेड होता है। आगे आप पढ़ोगे इसमें कॉस्ट निकालोगे, याद है कुछ हम बोले थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिवेंचर का खर्चे निकालेंगे। जब डिवेंचर का खर्चे निकालने जाओगे तो वहां पे देखना आपका सिंपल तरीके से बिहेव करेगा उसका कॉस्ट, जबकि कंपाउंडेड होने के बावजूद भी। उसका रीजन क्या है कि डिवेंचर के अंदर जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो आपको पे कर दिया जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आज के बाद अगर किसी को कहते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, तो ये बोल देना कि जो इंटरेस्ट नहीं पे होते हैं उस पर आपका प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होते हैं। इसमें एक और भी कंडीशन आएंगे आगे आपका, क्योंकि लेवल थोड़ा सा भी बढ़ाना है आपको। कभी कभी ये बोल दिया जाएगा कि इसमें से आपको 200 रुपीज़ मिल गया, 5400 था ना, इसमें से आपको 200 रुपीज़ रिसीव हो जाता है, आपके इंटरेस्ट के पोर्शन 200 रह जाता है। तो याद रखिएगा, अगले बार जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी वो कितने पे होगी? 5200 पे होगी। तो बोलोगे सर फॉर्मूला गायब हो गए, वो पीछे लेवल पे छोड़ दीजिए फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आगे से नहीं चलेगा।
याद रखिएगा फॉर्मूला जो होते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही अप्लाई होता है। जब सारा इफ एंड बट अगर सिमिलर चले या उसके कंडीशन के मुताबिक चले तभी फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से अगर कुछ रिसीव होना लग जाए तो फॉर्मूला आपका सारे गायब हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, जिस तरीके से अभी कैलकुलेशन बताया उस तरीके से करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में, एक लाइन में हम लोग इसको नोटिंग कर लेते हैं। एवरी पीरियड इंटरेस्ट calculated on initial principal amount is known as सिंपल इंटरेस्ट। आप बताएंगे रियल लाइफ में ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट है या कौन सी आपका इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं या बोरोविंग है जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होती है। रियल लाइफ में ऐसा कौन कौन सी पॉइंट है या कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी? लोन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफडी? बिल्कुल नहीं। ट्रेजरी बिल? वो तो शॉर्ट पीरियड का होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है, मिल जाएगा उसमें, आपको एक से ज़्यादा पीरियड होता ही नहीं है। ट्रेजरी बिल सुना है कुछ आप लोगों ने? क्या है बताइएगा? आरबीआई पब्लिक को इशू करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होता है। अब मान लीजिए 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, तो उस केस में तो 91 डेज का सीधा इंटरेस्ट के साथ आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाता है 91 डेज पे, तो बीच में कोई पीरियड आता ही नहीं जिसमें इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा रियल लाइफ में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी बोरोविंग नहीं है जहाँ पे कौन सी रेट अप्लाई होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो पढ़ क्यों रहे हैं हम? वही लीगली, जैसे आप कभी टैक्सेशन में आपको कोई फाइन पे करनी है, डिमांड हो गई कुछ, डिमांड अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया जाता है तो वहाँ की जो इंटरेस्ट है सिर्फ आपका सिंपल होगा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस कहाँ तक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर, लीगल जब आपका पेनल्टी जो अगर पे करना होगा, जैसे मान लीजिए टाइम पे आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो उस जगह पे जो आपको डिमांड के साथ जो इंटरेस्ट लेता है वो सारा कौन सी होगा आपके लिए? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट का हर पीरियड का इंटरेस्ट इक्वल होते हैं? लिखने में इंटरेस्ट नहीं है लग रहा है कुछ लोग, तो क्या कहते हो फिर बढ़े आगे, लिखा हुआ है तो नहीं, तो फिर आप लोग को उसी में कंफर्टेबल, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? मुझे भी तो टाइम सेव करना है। हाँ बताओ, लिख रहे हैं ना, तो फिर लिखो फटाफट। इन सिंपल इंटरेस्ट एवरी पीरियड इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। प्रैक्टिकली इवन सेविंग बैंक जो है, सेविंग अकाउंट जो है आपका, सेविंग अकाउंट में भी आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही मिलता है। अब कुछ लोग यहाँ पे डिसएग्री करता है कि सर सेविंग अकाउंट में कहाँ हमारे को कंपाउंडेड मिलता है। आप देखना है स्टेटमेंट में 3 महीने के बाद हर क्वार्टर में आपके पास एक एंट्री आया होगा इंटरेस्ट पेड करके, वो आपके पासबुक में यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हो जाता है। क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हुआ क्या मतलब है बताएंगे? क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हुआ मतलब आपका प्रिंसिपल बन चुका है। हर 3 महीने पे आपका प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे अगर कोई इंटरेस्ट अगर आपका प्रिंसिपल बन गया तो क्या है? कंपाउंडेड है। प्रैक्टिकली वी नेवर फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक। कोई बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन सिंपल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं एक एग्जांपल के लिए,
हमने 2 ईयर्स लिया, 1 ईयर्स लिया, 0 ईयर। 0 ईयर का मतलब हमेशा एक चीज़ समझ के चलिएगा, आज के डेट को हम लोग 0 ईयर्स बोलते हैं। 1 ईयर बोलूँगा तो 1 ईयर का एंड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लिखो ना लिखो सबको पता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर 5000 रुपीज़ यहाँ रखा गया है, ये हमारा अगर प्रेजेंट वैल्यू है, तो यहाँ का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 5000 पे हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट वही 8% का। अज्यूम इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8% पर एनम का। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं 1 ईयर का 8% कैलकुलेशन, 5000 के 8% निकालने सबको आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको। एक चीज़ याद रखिएगा, कितने लोग हैं इसमें जिसको 8% का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 समझ आता है। ऐसे लिखते हो आप लोग, 8% का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 नहीं लिखते हो। तो अब ऐसे आदत छोड़ देना है। अब थोड़ा सा हमारा लेवल क्या होता जा रहा है, अब बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब आप 8% को 0.08 लिखेंगे, जहां भी जितना भी परसेंटेज होंगे 2 डिजिट शिफ्ट कर देना डेसिमल को। आप 8 लिखा हुआ है, अब 100 पे कितने जीरो, 2 डिजिट आप डेसिमल शिफ्ट कीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। अगर 8 है, 8 में आप इधर की तरफ 2 डिजिट पे डेसिमल शिफ्ट करो, कितना आ जाएगा 08। तो 0.08 लिखना अब आगे से शुरू करेंगे। आगे हम बोलेंगे 108%, 108% कितना हो जाएगा 1.08। अगर किसी को 8% इंक्रीज करना है तो 1.08 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 108% हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल होता है 100% और 8% हमारा क्या है इसमें इंटरेस्ट है। तो आगे से इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जब भी मुझे परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो तो डेसिमल लिखेंगे, वो 8 डिवाइडेड बाई 100। अब छोटे लेवल की चीज़ अब हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना कर दिया हमने 8%, बताइए कितना आ गया ये 400। अगले बार का इंटरेस्ट कितना आएगा देखो, अगेन कोई मतलब नहीं है वो इंटरेस्ट मिला नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली ये कह सकते हैं ये भी कितना आ गया हमारे लिए 400। अगर कोई ये बोला जाए अमाउंट अगर 2 साल के एंड में कितना है, तो कितना बोलेंगे, अमाउंट एट एंड ऑफ 2 ईयर्स ये हो जाएगा। देखो 5000 जो आपका था वो तो है ही, 400 आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 400 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। हम सिंपली कह सकते हैं 5800 जो हमारा क्या है इसमें फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट बनते हैं, जिसमें इंटरेस्ट पोर्शन जो है आपका 800 का। ठीक है, चलो ये यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ना हमारे पूरे एफएम में कभी आएगा ना पूरे लाइफ में आएगी, ये ख़त्म हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे जाके। अब हम लोग शुरू करते हैं कौन सी, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, तो आप धोखे में जी रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की गहराई इतना है कि आप जितना रिसर्च करोगे उसके अंदर उतना कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बोलोगे सर क्या मिलेगा ऐसा, अभी वो जो बोला था ना अभी कुछ कि इंटरेस्ट रिसीव हुई या नहीं हुई, उसके अंदर जब इनडेप्थ एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ है उसके अंदर, वो धीरे 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 आपको पता चलेगा। इवन फाइनल तक भी आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट पीछा नहीं छोड़ने वाला है। समझ में आ गई बात। अगर जरूरत पड़ेंगे जब कोई फुदकने लगेंगे ज़्यादा तो 1-2 चीज़ होगा मैं आपको दूंगा सामने रख के, तो पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की डेप्थ कितना होती है। बहुत बार होता है कि अरे ये तो हमें सब आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एनालिटिकल जो पोर्शन है ना अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आपको भी सिंपली वो वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पता है जिसमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। जब रिसीव होने लग जाता है, कभी 50% रिसीव हो जाते हैं, तो वहां पे जो इसकी बिहेवियर होता है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ होता क्या है जब रिसीव हो जाते हैं ना तो कुछ लोग का ये मानना होता है कि सर कंपाउंड हुआ कहाँ, कंपाउंड में तो हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हैं, तो उसके अंदर कुछ इनहेरेंट अजम्पशंस वगैरह शुरू हो जाती है। जैसे अभी मैंने बोला था कि जो 400 था वो 400 अगर ये रिसीव हो जाए, अगर ये 400 रिसीव हो जाए तो अगले बार का इंटरेस्ट कंपाउंड में भी कितना होगा 400। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू होती है कि भाई कंपाउंड का मतलब तो होता था इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बट हमें तो इंटरेस्ट पे मिला नहीं, तो कैसे हो गया कंपाउंड। तब यहाँ पे क्या कहते हैं इनहेरेंट अजम्पशन चलते हैं कि जो आपको 400 मिला है वो बिस्किट खाने के लिए नहीं मिला था, आपको किस चीज के लिए मिला गया था, इन्वेस्ट करने के लिए। इसको जाओ अब इन्वेस्ट करो, इसको इन्वेस्ट करो, तो क्या इस पे फिर से दोबारा अर्न कर लेंगे। तो कहते जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो कोई जरूरी है 8% पे हम इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या। ध्यान से सुनो, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, 8% आपको इंटरेस्ट दिया, 400 रुपीज आपको रिसीव हो गया, जबकि था कौन सी रेट ये कंपाउंड। यहाँ डिस्प्यूट शुरू होती है कि जब आपको रिसीव हो गई अगले बार भी 400 मिल रही, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ रहा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है।
तो कहते ये किसने बोला है कि जो 400 आपको दिया है वो जाके आप चाय पी लो, बिस्किट खा लो, किसने बोला आपको? वो 400 को क्या करना है? री इन्वेस्ट करने जाना है। हम कहते जब री इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इस जो 400 को है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 8% पे ही री इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब हम जाएंगे उसके 1 साल के बाद री इन्वेस्ट करने, तो हमें पता है कि बैंक की डिपॉजिट रेट बदल चुकी होगी। याद करिएगा, आज से अगर जिसने 1 साल पहले फिक्स डिपॉजिट किया होगा और अगर उसने ये फिक्स कर लिया हो कि उनको 7% या 6% का रेट मिलेगा, तो याद रखिएगा बैंक का फिक्स डिपॉजिट का रेट अगर बढ़ भी जाए तो आपके लिए कौन सी रेट अप्लाई होगा? जो आपको फिक्स हो चुका था, कमिटमेंट कर लिया, अपने आप का नहीं सुनेंगे। बात समझ में आ गई? ये है फिक्स डिपॉजिट। अब आप मुझे बताइए, जो रिसीव हुआ है इसको आप क्या उसी रेट पे री इन्वेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। और जब इसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए आपको बोला जाता है नहीं इसके बाद तो मैं इसको 7% पे री इन्वेस्ट कर पाया। आपको पता है आपका रिटर्न ना 8% है ना 7% है। बहुत सारे इसके अंदर अब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। ये सिर्फ एक झलक था। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको लगता है ना कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उनको थोड़ा सा एक झलक दिखाए। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आप डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि जब आपको हकीकत पता होता है तो थोड़ा सा जो माइंड इधर उधर चल रहा था, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम काम चला लेंगे। तो थोड़ा सा अटेंशन लेना शुरू कर लीजिए। मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो अब आप छोटे लेवल पे नहीं, फाउंडेशन लेवल से आप बढ़ के कहाँ आ चुके हो? इंटर पे। और इतना ही नहीं, इंटर लेवल पे हो तो मैं इंटर वाले ही सिचुएशन की बात करूंगा, फाइनल वाले सिचुएशन नहीं लाऊंगा। मैंने अभी क्या बोला था, फाइनल तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। फाइनल में एक चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। 90% स्टूडेंट का जो होता है दिमाग से गोल हो जाता है, अरे बाप रे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ आएगा। आपको बता दूं, उसमें यही जो भी मैंने बात बोला है इसी के एडवांस लेवल की सारे के सारे एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? इसीलिए बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हमें उस चीज़ों को धीरे बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या बोले फिर? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस previous period interest is known as compound interest. In other words, interests are converted into प्रिंसिपल। हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, प्रिंसिपल पे क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा कन्वर्ट होते जाता है। कंडीशन भी इसका कुछ, कंडीशन क्या है बताइएगा? कंडीशन ये है कि जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो आपका रिसीव या पेमेंट नहीं हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। इंटरमीडिएट पीरियड इंटरेस्ट आर नॉट रिसीव्ड ऑब्लिक पेड। ना पेमेंट किया गया है ना रिसीव किया गया है। इस कंडीशन से अभी पढ़ रहे हैं। जब ये रिसीव हो जाएगा या पेमेंट हो जाएगा उस कंडीशन में इसकी लेवल थोड़ा बढ़ेगी, जो हम आगे चेक करेंगे। ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, रह गया किसी का कॉपी करना तो बोल देंगे, शर्माएंगे नहीं ज़्यादा, नुकसान आप ही का होगा। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे अगर हम लोग पहुंचे तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि देखिए, अगेन सेम एग्जाम्पल, कितने दिन लेना है हम लोगों को? 2 ईयर्स। ये है 0 ईयर, ये है हमारा 1 ईयर, ये है हमारा 2 ईयर्स। आज का वही अमाउंट लेते हैं 5000। हमने इंटरेस्ट रेट रखा फिलहाल अभी वही है, INT थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। 8% फिलहाल अभी भी वही है पर एनम। हम कह सकते हैं यहाँ का जो इंटरेस्ट आएगा
वो आएगा 5000 का 8% यानी कि 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 400। और फिर इसमें जाके जब आप प्रिंसिपल ऐड कर दोगे 5000 की, क्योंकि ये रिसीव नहीं हुई है, इसका कंडीशन ये है, ये जो है नॉट रिसीव्ड अब्लिक पेड, ना हमने रिसीव किया है ना सामने वाले पार्टी ने पे किया। ये कंडीशन के साथ हम लोग आगे अगर बढ़े तो हम सिंपली कह सकते हैं ये आ गया हमारा 5400। ये जो फ्यूचर वैल्यू है, अगले बार का जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा, इस 5400 का 8%, जो कि हमारा कितना बन जाएगा 432। और फिर इसके बाद आपका 5400 अगर यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो ये कितना बन गया बताइएगा? ये बन जाएगा हमारा 5832 का, ये हमारा अमाउंट बन जाता है। आपको पता है ये वाले जो अमाउंट है हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। कौन सी वाले? 5832। कैसे निकालेंगे? अच्छा एक चीज़, चलो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल हम इससे ज़्यादा बहस नहीं करते क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस हम डिफरेंट तरीके से हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वो बताने से पहले मुझे कैलकुलेटर यूज वगैरह पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जाके हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो सीधा जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कैलकुलेटर यूज करके सीधा अमाउंट निकालेंगे। तो आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो सारे के सारे कैलकुलेटर्स यूज पे ही जाएगा। तो फिर भी हम लोग पहले थोड़ा सा लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग कितने टाइप के हमारा हो सकता है। ठीक है, आइएगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, नेम ऑफ कंपाउंडिंग कितने तरीके की, जैसे कि आपका सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग। डेली से नीचे भी जा सकता है। डेली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? हर दिन इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल पे ऐड होता रहेगा। क्या एक दिन से भी नीचे का कंपाउंडिंग हो सकता है? आवर्सली भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लग रहे हो आप लोग। उसमें क्या करेंगे फिर, कैसे करेंगे उसको? किया है आप लोगों ने आवर्ली कंपाउंडिंग? तो फिर ऐसे ही जो आपके पास जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमन सेंस है उससे बोला है, फिर कर रखा है। तो क्यों जानना, जब उसकी यूज ही नहीं तो क्यों जाने हम? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये है आपके सिलेबस में है, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है। वो किस लेवल पे? फाइनल लेवल पे। हो सकता है आपके दोस्त कोई पढ़ ले कि 1-1 घंटे का कंपाउंडिंग, 1-1 आवर का कंपाउंडिंग। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है इंटर में कि अच्छा टीचर ने हमें कुछ ज़्यादा बता दिया। अरे वो ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे? क्योंकि अब सीधा हम अगर फॉर्मूला ये बता दें कि अच्छा 1-1 घंटे के कंपाउंडिंग के अंदर फ्यूचर वैल्यू किसी को निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आर टी होती है कुछ। अच्छा ये सुना होगा। तो ये क्यों जाने जब इसकी हमारे को कोई यूज ही नहीं। याद रखिएगा, ज़्यादा हम वहीं पे जानेंगे जिसकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ देखेंगे। क्योंकि ये जो अभी जो मैंने कुछ लिखा है ये चाइनीज़, इस चाइनीज़ को समझाने में मुझे लगता है 1 घंटे, क्योंकि ये ई की पावर आर टी को जब तक दिल से समझोगे नहीं तो हम जान के क्या करेंगे? हम उसको एक्सेल सीट पे डालते हैं। 1-1 घंटे का इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पे ऐड करके हम लेके चलेंगे कि देखिए सिचुएशन क्या बनता है। क्योंकि होता क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होता है। इसका नाम है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। सुना कुछ? सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गई बात? स्टॉक मार्केट में कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होता है। क्या मतलब हुआ बताइए कोई मुझे? यानी कि अभी मैं जाऊं, जैसे 9:15 में मार्केट ओपन हो जाएगी, वैसे मार्केट ओपन हो जाती है 9 बजे स्टॉक मार्केट। सुना है कभी स्टॉक मार्केट क्या होता है? अच्छा ये तो सुना हुआ है। 9 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन देखते हो कोई दुकान खुलता है तो पहले सफाई होती है, तो वहाँ पे 8 मिनट तक सफाई होती है, फिर उसके बाद सब लोग चेयर ओवर लगाते हैं, फिर 7 मिनट्स, तो 9:15 से शुरू हो जाती है मार्केट और 3:30 में क्लोज हो जाता है।
मैं 9:15 में गया, 1 लाख रुपये लगाया, 9:16 मैं 9:15 में मार्केट जब ओपन होती है मैं 1 लाख रुपीज़ लगाता हूँ, 9:16 पे वो 1 लाख मेरा 2 लाख पे भी पहुँच चुका हो सकता है, या 1 लाख मेरा 50,000 पे भी पहुँच चुका हो सकता है। फिर वो लगे सर ये तो पूरा जुआ हो गया। मैं डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट होता है जिसको डेरिवेटिव सेगमेंट पढ़ते हैं, जो आपको फाइनल में पढ़ना पड़ेगा। वो 1 लाख का 2 लाख पहुंचने में 1 मिनट लगते, कभी कभी तो 30 सेकंड में पहुंच जाएगा, और कभी कभी 30 सेकंड में आपका 1 लाख पूरा जीरो भी हो जाएगा। इस तरीके के सिचुएशन, बट वो डेरिवेटिव सेगमेंट में होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होती इक्विटी। ऐसा कि हम रिलायंस का शेयर खरीद लिए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो चलो मान लीजिए हम डेरिवेटिव सेगमेंट में गए, जो बहुत ज़्यादा रिस्की सेगमेंट है, हमने 1 लाख रुपीज़ लगाया, और वो मेरा चलो 10,000 हमने 1 मिनट के अंदर अर्न कर लिया। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट में कितना अर्न कर लिया? 10,000। आपको बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज आपको चॉइस देता है, आप चाहो तो ये 10,000 अभी के अभी रिसीव कर लो आप। जैसे अभी मैंने बोला ना कि आप रिसीव कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को रिसीव हो गया, कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट में। तो क्या वो हमारा जो अर्निंग था, चलो थोड़ा देर के लिए इसको इंटरेस्ट मान लो, क्या वो प्रिंसिपल पे कन्वर्ट हो गई? हो गई। अब अगले बार 9:16 पे अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहूं तो मेरे पास कितने पैसे? 1,10,000। अब मैं अगर 1,10,000 इन्वेस्ट करके अगर इस पे अर्न कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए मेरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कितने देर के अंदर कन्वर्ट हो गई? 1 मिनट में। इसीलिए यहाँ कंपाउंडिंग 1-1 मिनट का भी हो सकता है। उस कंपाउंडिंग को कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग बोला जाता है। आपके लेवल पे नहीं है, हम इसको नहीं बताएंगे। बात समझ में आ गई? हमारे लेवल पे सबसे लोएस्ट कंपाउंडिंग कितने दिन का होगा? डेली कंपाउंडिंग। चलिए फटाफट लिखिए नेम ऑफ कंपाउंडिंग। ये है कन्वर्जन पीरियड, यानी कि ये है नंबर ऑफ कन्वर्जन और ये है पीरियोडिक रेट। पीरियोडिक रेट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, या कभी कभी होगा तो हम PIR भी लिख लेंगे, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। चलो इंटरेस्ट नहीं लिखा हमने, इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर, एक साल में कितने बार कन्वर्जन होगा? कौन सी कन्वर्जन की बात हो रही है? ये जो हमने बोला है कन्वर्जन पीरियड, ये कन्वर्जन किस चीज का है? इंटरेस्ट का कन्वर्जन किस पे? इनटू प्रिंसिपल। ये फिलहाल हम लोग इसको आगे से n बोलेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन को n से बोलेंगे। कितने बार कन्वर्जन हो रही है इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल पे? सबसे पहले हम लोग लेते हैं एनुअल कंपाउंडिंग। कितने दिन में कन्वर्जन होंगे? एवरी 1 ईयर में इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होगा। एक साल में कितने बार कन्वर्जन होगी? 1 टाइम, एक बार कन्वर्जन होंगे। पीरियोडिक, एक पीरियड का रेट कितना होगा? जितने पीरियड का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कन्वर्ट हो गया, वो एक पीरियड का रेट कितना रेट होगा? वो एनुअल रेट होगा। एनुअल रेट, इसको हम लोग वैसे आर से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसी का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं AR, एनुअल रेट। ओके। सेकंड, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। या हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं। ये कितने दिन में कन्वर्जन होगी? हर 6 महीने पे इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होगा। 1 ईयर में कितने टाइम कन्वर्जन होगी? 2 टाइम्स। और रेट जो होगा, जो आई अभी हमने बोला है, आई से डिनोट करेंगे। ये किस तरीके से निकालेंगे? एनुअल रेट को पहले 12 से डिवाइड कर देंगे। ये कितने दिन का हो गया? 1 मंथ का। और हमें कितने दिन का चाहिए? 6 मंथ का। 6/12 करेंगे। वैसे कुछ लोगों की आदत होती है डिवाइडेड बाई 2 करने की,
डिवाइडेड बाई 2 ना करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे आपका कभी 1.5 मंथ आ जाएगा, कभी 2 मंथ आ जाएगा, फिर उस केस में आप कितने से डिवाइड करते रहोगे। तो ज़्यादा बेटर है आप अपनी जो आदत है उसको क्या डालिए, 1.5 डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ, जहाँ पे जितना मंथ होगा उतना डिवाइडेड बाई 12। थर्ड केस में क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे आ जाए। एवरी 3 मंथ पे कितने बार होंगे ये, 4 टाइम्स होगा। और रेट की अगर हम बात करें तो एनुअल रेट मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। बाई मंथली भी हो सकता है क्या, हाँ, क्या होगा इसका मतलब, बाई का मतलब हमेशा 2 होता है, तो बाई मंथली कंपाउंडिंग होगा तो 2-2 महीने में। वैसे रियल लाइफ में बाई मंथली नहीं चलता है, बट कभी अगर गलती से क्वेश्चन में आ जाए तो आप उस चीज़ों को पता होना चाहिए। बाई मंथली कंपाउंडिंग की अगर बात करें, ये हो जाएगा हर 2 मंथ पे, और ये आपका कितने बार हो जाएंगे, 6 टाइम्स। और रेट जो होगा आपका एनुअल रेट मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12। यहीं पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, मंथली के बाद फिर हमें एक डेली लेना पड़ेगा, यही छोटा सा एडजस्टमेंट कर देंगे, काम चल जाएगा हमारा। फिफ्थ में लेते हैं हम लोग कौन सी, मंथली, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सी, मंथली कंपाउंडिंग। ये कितने दिन में होगा, ईच 1 मंथ में कितने टाइम्स होंगे, 12 टाइम्स। और एक पीरियड का जो रेट होगा वो कितने दिन का रेट होगा, 1 मंथ का। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 12। और एक हो जाएगा आपका डेली कंपाउंडिंग। इससे नीचे हम लोग फिलहाल नहीं जाएंगे, आपको जब फाइनल में जाओगे तो उसके नीचे भी जाना पड़ेगा, जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग, अभी बताया था आप लोगों को, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का नाम देना पड़ेगा। वो हो जाएगा आपका ईच 1 डे में आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कन्वर्ट होंगे, और ये आपका 365 टाइम्स होगा ये चीज़। और ये जो रेट होगा आपका एनुअल रेट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 365। ये फॉर्मेलिटी था थोड़ा बहुत। अब अगर इसको, अब इससे आगे मैं कुछ भी बताऊंगा तो उससे पहले मुझे आप लोगों को कैलकुलेटर पे एक्सपर्ट दिखना है। जब तक दिखोगे नहीं एक्सपर्ट तब तक इससे आगे, क्योंकि आगे फार्मूला मुझे बताना नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है, मुझे फार्मूला को समझ ही नहीं आता है, मुझे सिर्फ लॉजिक समझ आता है, इंटरेस्ट हटाना है, ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी कुछ करना है। ओके, तो इससे आगे मैं कुछ भी काम करूँ उससे पहले मुझे कैलकुलेटर का यूज बताना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं some unique features of calculator। हाँ जी, अभी चीटिंग नहीं करेंगे, कैलकुलेटर पे आप लोग चेक नहीं करोगे, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से जो लगता है जो होना चाहिए वो आप बताओगे। मैंने कैलकुलेटर पे ऑन या एसी दोनों बटन होते हैं, ऑन भी होता है एसी, एसी का मतलब ऑल क्लियर, जितने भी चीज़ें सारे क्लियर कर देना एसी। ये जब क्लिक करने के बाद अगर हमने 50 प्रेस किया, नहीं कुछ चेक करोगे, बस आप ऐसे ही मुझे बताओगे, और मैंने फिर यहाँ पे 20 प्रेस किया और फिर इक्वल टू किए, ये बॉक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये कैलकुलेटर पे हमने प्रेस किया है, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इसके बाद का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 70। बोलो सर इतना बच्चा समझ रहे हो क्या हमें, ठीक है 70 आ गए। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ऑन कर दिया, इसके बाद मैंने क्या किया 50 प्लस 20 और फिर मैंने किया इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर पे कितना दिख रहा होगा 70। अब इसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं और सीधा मैं प्रेस कर रहा हूँ 30, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, चेक नहीं करना है आप लोगों को, मैंने बोल दिया, बात ही नहीं मानते हो आप लोग, शुरू हो जाते हो। मैंने प्रेस किया 30 और फिर प्रेस करूंगा इक्वल्स टू, आप बताएंगे क्या आएगा, कितना, चेक करके बता रहे हो,
नहीं किया ना, नहीं किया, कितना आना चाहिए 100। अब कुछ तो बोलो, इतना शांत रहने से क्या हो जाएगा 100। बताओ आगे पीछे से भी, पीछे वाले का भी रैंक आता है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बोलेंगे तभी तो आएंगे। बताओ कितना 100। चलो एक बार चेक करके बता दीजिए कितना आ रहा है, एक बार चेक करके बता दो सब लोग कितना आ रहा है। 50 आ रहा है। तो आपके अरमानों पे तो पानी फिर गए जी, ऐसे कैसे हो गया फिर? कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। एक काम करते हैं, कुछ मत करो, फिर आगे दोबारा आप 10 और इक्वल टू करो, एक बार फिर से करो फटाफट। कितना आ रहा है 30। कुछ समझ आ गए होंगे, कुछ समझ आ गया आप लोगों को, कुछ समझ आ गए? क्या समझ आया, क्या हुआ इसके अंदर? आपका ये जो फंक्शन की के बाद जो आपने +20 किया था, ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर चुके हैं। यानी कि हमने बताया नहीं, याद रखिएगा। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बता देंगे, क्योंकि उसका भी उपाय है मेरे पास। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे 2 तरीके का कैलकुलेटर चलता है। एक आपका जो जिस फंक्शन के साथ बताया है उस फंक्शन के साथ है, और कुछ लोगों के कैलकुलेटर में ये नहीं आ रहा होगा। अगर जिसके नहीं आ रहे वो अभी बताएंगे, नहीं तो बाद में परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, एफएम में कैलकुलेटर को यूज़ करके आप एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स सेव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर अगर परफेक्टली यूज करने आ रहे तो एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, टाइम सेव होगा। ध्यान से रखिएगा, और ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। सबके आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के पास, सबके पास वही कैलकुलेटर है जो मुझे चाहिए। समझ में आ गए? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं बताना चाह रहे होंगे, क्योंकि शर्मा रहे होंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा। पड़ोसी का सोचोगे तो आप पीछे रहोगे। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब से पड़ोसी का ख्याल करना छोड़ दोगे आप हमेशा आगे बढ़ जाओगे। चलो आगे बता दूं, यहाँ पे ये जो वैल्यू था ना, ये वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये जो आपने कैलकुलेशन किया था, इस कैलकुलेशन का मतलब था 30 + 20। इसका मतलब बन रहा था, आपने कुछ नहीं किया, आपने 10 किया, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जाके कितना कर दिया 20 ऐड कर दिया। अब आप जितने भी कैलकुलेशंस करते जाइए सब में वो 20 ऐड करता जाएगा। और ये सिर्फ प्लस के लिए नहीं है, माइनस के लिए भी है, डिवाइडेड के लिए भी है। याद है कुछ हमने जाते जाते लास्ट क्लास में इक्वल टू कुछ करवा दिया था और आपका वैल्यू आ गया था। वो यही ऑटो फंक्शन जो कैलकुलेटर की जो फीचर है, इसकी कमाल थी। वो जो कुछ लोगों के पास जो कैलकुलेटर नहीं होगा उसके वो नहीं आएंगे। और मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि आगे अगर मेरे साथ लंबा चलना है तो अभी आप ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन करके चेक कर लो जो मैं बोल रहा हूँ क्या आ रहा है, तो फिर ठीक है, मुझे दूसरा कैलकुलेटर की बात नहीं करना है। सबके आ रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बात है, फर्स्ट टाइम है जो सबके एक जैसे है। तो चलो अच्छी बात है, आप लोग की इनपुट जो पहले से अच्छा दिया गया था, जिसकी वजह से आपके हाथ में अच्छे कैलकुलेटर है, याद रखिएगा। अदरवाइज मैं बता दूं, जो दूसरे तरह के कैलकुलेटर होता है उसमें क्या करना होगा, 2 बार प्लस करना होता है। ठीक है, 2 बार प्लस करने होते हैं, और जब 2 बार प्लस प्रेस करेंगे ना तो इसको जाके ऑटोमेटिक सेव करता है वो। ध्यान से रखिएगा, 50 ++ और तब 20 करते तो आता 70, और अगले बार 30 = करते ना तो उसका आ जाता है 80, क्योंकि उसका ये जाके क्या कर देता है, वो सेव कर देते। तो जब आप लोगों में से किसी का वो कैलकुलेटर है ही नहीं तो मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। समझ में आ गई बात? टाइम आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। समझ में आ गए? चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा कौन से आगे बताइए? फिर से हमने ऑन किया या ऑल क्लियर किए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने किया 50 और किया -20। चेक करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बताएंगे जल्दी कितना आ रहा है 30। मैं कुछ नहीं करता, अब मैं प्रेस करता हूं, मान लीजिए 30 एंड इक्वल टू, बताएंगे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कंफर्म भी कर लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने किया चलो मैं इसको अमाउंट बदल देता हूँ, 20 है ना, मैं 10 ही ले लेता हूँ। 10 और इक्वल टू कितना आ रहा है, -10 आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक दोबारा आपने ऑन या एसी पे प्रेस नहीं कर दिया है। अगर वो प्रेस कर दोगे तो जो पहले से सेव हुआ था ना, ये वाला ये जो ऑटो सेव हो रखा था वो वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी तो सिर्फ फंक्शन जान रहे, फिर इसको यूज कैसे करेंगे हम फिर एग्जांपल के साथ देखेंगे आगे। ठीक है,
अब चलते हम लोग थर्ड पॉइंट में। मैंने फिर से वही काम किया, ऑन किए या एसी कर लिए, फिर उसके बाद हमने 50, अब थोड़ा छोटा अमाउंट कर देंगे 50, और डिवाइडेड बाय में प्रेस कर देता हूँ 10 और इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कितना, 5 आना चाहिए और आ भी रहा होगा। अब हम करते हैं 40 एंड इक्वल टू, चेक करके देखो कितना आ रहा है, आना भी चाहिए 4 और 4 ही आ रहा होगा। आप देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे 60 एंड इक्वल टू 6, हुआ क्या आपको समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है हमारा ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव करता है आपके कैलकुलेटर। एंड सो ऑन। अब हर बार जो होते हैं रास्ते एक ही गली से नहीं जाते हैं जी, कभी कभी क्या होता है गली बदल भी जाती है। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी मतलब डिफरेंट आएगा। देखिए कैसे, ऑन या एसी कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद थोड़ा सा छोटा अमाउंट रखते हैं नहीं तो बड़ा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, मैंने किया 2, फिर किया मल्टीप्लाई बाई, कर देते हैं 20 एंड इक्वल टू 40, बहुत अच्छा। अब मैंने किया 5 एंड इक्वल टू, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 100, आपको लग रहा होगा बाकी 3 के हिसाब से, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए था, 20 ऑटोमेटिक सेव होना चाहिए था। लेकिन इसकी जो सर्किट है जिस तरीके से बनाया गया है, जिस टाइम जिसने इसको इनोवेट किया, इसकी जो बीच में जो उसके सर्किट जो बनाया, इस हिसाब से बनाया गया कि ये मल्टीप्लिकेशन से जो पहले दिया गया है वो ऑटोमेटिक सेव हो रखा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ये वाले जो वैल्यू है ये आपका ऑटोमेटिकली सेव हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 10, और फिर मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मान लीजिए मैंने किया 10 और इक्वल टू, तो कितना आ जाना चाहिए 20, और देखिए ये आ भी रहा होगा एंड सो ऑन। तो बस अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस और डिवाइडेड में फंक्शन की के बाद जो ये फंक्शन की था इसके बाद का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक सेव होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में इससे पहले वाले जो वैल्यू हो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है एंड सो ऑन। इसमें हम लोग ये लिख देते हैं, ये है हमारा ऑटो सेव्ड। चलो ये तो हमारा ऑटोमेटिक सेव जो होने वाले फंक्शन था उसकी हमने बात कर लिया। अब आगे आपके कैलकुलेटर पे कुछ मेमोरी फंक्शन होते हैं, वो तो यूज कर ही लेते होंगे, आप लोग कर लेते होंगे। है कोई ऐसा जिसको नहीं यूज करने आता है तो बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि फिर क्यों टाइम लगाना। M प्लस, M माइनस और MRC, 3 बटन जो है ना वो मेमोरी फंक्शन में यूज होता है। M प्लस का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें ऐड कर देना, M माइनस का मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू जो स्टोरेज में से माइनस कर देना, MRC का मतलब जो स्टोरेज में है उसको क्या करना, रिकॉल करना। सबको पता है, लिखना है। कुछ लोग की आवाज़ नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, 1 मिनट लग जाएगा, कोई बहुत बुराई नहीं है। चलो ये देखिए, इसमें अगर हम पहुंचे 5th नंबर पे, इसके अंदर अगर हम लोग आ जाए तो ये है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ M प्लस, M माइनस एंड MRC। M प्लस का मतलब है, कोई बताएंगे, एडिशन इन किस में, एग्जिस्टिंग वैल्यू सेव्ड इन मेमोरी। मेमोरी में जो आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको सेव करना, सॉरी ऐड करना, ये काम है। इसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्शन फ्रॉम existing value saved in memory।
और जो MRC है इसका मतलब है आपका मेमोरी रिकॉल करना। हाँ जी, हाँ मेमोरी फीचर, अच्छा हाँ ठीक है, फीचर या फंक्शन एक ही बात है। अच्छा इसमें गड़बड़ हो रखा है। मेमोरी फंक्शन यूज करने से पहले स्टोरेज को जीरो करना होता है। कैसे करते हैं? 2 बार MRC। 2 तरीके के कैलकुलेटर होंगे, कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी वाले कैलकुलेटर होंगे, कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म वाले होंगे। 2 तरह का होगा ना। आपका शॉर्ट टर्म होंगे शायद। क्या मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले का? कि ऑन प्रेस करते ही मेमोरी क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों के कैलकुलेटर में ऑन प्रेस करने पे मेमोरी क्लियर नहीं होता है, जैसे इसमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक बार कोई चीज़ मैंने अगर मेमोरी में स्टोर कर दिया तो हमेशा पड़ा रहता है, जब तक कभी भी कल भी अगर ढूंढेंगे तो इसमें से अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात है। तो हम लोगों को मेमोरी अगर रिकॉल करना है तो कैसे करते हैं, सॉरी क्लियर करना हो, एक चीज़ याद रखेंगे, अगर स्क्रीन पे M नहीं लिखा हुआ है मतलब मेमोरी आपका क्लियर है। फर्स्ट क्लियर existing value before using this function। इस फंक्शन को यूज करने से पहले क्या करना है आपको? क्लियर कर देना है एग्जिस्टिंग वैल्यू को। इसके लिए 2 तरीका होता है। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 होते हैं कि आप क्या करो, ऑन प्रेस कर लो, ऑन या AC, मेमोरी क्लियर हो जाएगा। या मेथड 2 क्या है? मेथड 2 क्या बोलेंगे, 2 सेकेंड टाइप के कैलकुलेटर हो गई, हम कह सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? 2 बार MRC प्रेस करना पड़ेगा। अगर स्क्रीन पे M नहीं है तो क्या मान के चलेंगे हम लोग? स्क्रीन पे M है या स्क्रीन पे M हमारा नहीं है। अब देखो होता क्या है, बाद में कुछ लोग रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी सोचना होता है। अब आप लोग के जितना इंटेलिजेंट सब लोग नहीं मिलते, याद रखिएगा, है ना। तो मैं आपको सिंपली ये बताऊं, नीचे करूं, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानते हो जितना मैंने अभी तक बच्चे को पढ़ाया है, उसके कंपैरेटिवली आप लोग की लेवल थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज मैं बताऊं फाइनल लेवल में भी 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको मेमोरी फंक्शन यूज़ करने नहीं आता है। अब आप सोचो, इसका मतलब आप लोग की जो बेस जहाँ से बनाए गए, जिस सर ने आपको बताया बेस आपको अच्छा बनाया, ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग की लेवल नॉर्मली जितना मार्केट में स्टूडेंट को मैं जानता हूँ उससे आपकी लेवल क्या है, ऊपर है। अभी तक जितना मैं आप लोग को देखता हूँ, कोई भी चीज़ आप लोग जैसे रिप्लाई करते हो, कोई भी चीज़ है तो सिचुएशन अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके से जब लगता है तो। बट मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होता है पास्ट में कि हमारे सामने कितने तरीके के कैसे स्टूडेंट्स वगैरह आया हुआ है, और बाद में फिर रिकॉर्डेड भी देखेंगे, कुछ लोग लाइव भी देख रहे हैं अभी, तो उनके हिसाब से भी सोचना होता है। तो एडजस्ट कर लेना कि मान लेना कि 2-4-5 मिनट आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। चलो आइए, तो ये है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा मेमोरी क्या है बताइएगा। इसमें हम कह सकते हैं मेमोरी ऑक्यूपाइड है, और इसमें क्या है हमारा मेमोरी क्लियर है। ठीक है, शुरू करें, एक एग्जाम्पल लेके शुरू करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए मुझे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8, इसमें ऐड करना है 7.6 डिवाइडेड बाय 1.2, इसमें से कुछ माइनस करना है मुझे 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3.1, इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइएगा। आप लोग आंसर मुझे दे रहे हो,
ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, जब आप लोग को पता ही है तो मैं सीधा एक बार कर देता हूँ, जिसको अगर बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें सबसे पहले काम क्या करना है बताइएगा, डू मेमोरी क्लियर। सबसे पहले उनको कभी भी मेमोरी फंक्शन यूज करना है, उससे पहले मेमोरी इरेज करना है। 2 बार MRC प्रेस करके, 2 बार MRC प्रेस करते स्क्रीन से हम गायब हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बताएंगे, फिर उसके बाद ऑन या AC प्रेस करेंगे और देन क्या करना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करेंगे इक्वल्स टू, और फिर इसको ध्यान से देखिए डाल देंगे कहाँ पे M+। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनते जाइए। मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको हमने मेमोरी में ऐड कर दिया, बट इसका काम क्या होता है, एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड करना। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू तो हम हटा चुके थे, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू मेमोरी में क्या था 0, उस 0 में कितना ऐड कर दिया, जो रिजल्ट था वो हमारा ऐड हो चुका है, तो जो वैल्यू है वही रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए। अब फिर से एक चीज़ याद रखेंगे, जिसका शॉर्ट टर्म मेमोरी कैलकुलेटर है वो इसके बाद ऑन प्रेस नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ऑन प्रेस करेगा तो जो आपने सेव किया वो क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ आ रहे हैं, अपने अपने में गप्पे नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें 7.6 फिर क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, जो भी आ गया मुझे कोई मतलब नहीं। ये वैल्यू पुराने वैल्यू में ऐड करना है, लेस करना है, ऐड करना है, तो मुझे क्या प्रेस करना है M+। अब फिर उसके बाद 2.7 मल्टीप्लाई बाई 3.1, और जो वैल्यू आता है, अब ध्यान से सुनिए, जो पहले से हमारा वैल्यू है उसमें से इसको माइनस करना है। हम क्या प्रेस करेंगे M-, और फिर बाद में जाके हम प्रेस करेंगे MRC। इससे हमारा रिजल्ट आ चुका होगा। कितना रिजल्ट आ रहा है बताइएगा, 4.2633। ओके, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, ये सब पहले से आता है तो डाउट कहाँ से रहेगी। अब आइए आगे, मेमोरी फंक्शन के बाद कैलकुलेटर पे कुछ आपको एक बार दिखाएंगे, इधर से पहले एक बार अपना अपना कैलकुलेटर सब लोग दिखाएंगे इस रो में, उधर वाले नहीं, बाद में देखूंगा। क्या बात है, सबके पास एक जैसे ही है, ब्रांडिंग कर रखा है सर ने लगता है। चलो अच्छी बात है। इस पे वो क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ फंक्शन नहीं है ना शायद आप लोगों में, जिस तरीके से मेरे वाले पे इसमें राउंडिंग ऑफ का फंक्शन होता है, ये वाले वो नहीं है। ठीक है, इस पे करेक्ट बटन है क्या आप लोगों पे, करेक्ट बटन है, गो टू भी है, नहीं GT तो ठीक है, GT तो समझ में आ गया, हाँ नहीं है, गो टू नहीं है, करेक्ट बटन है आप लोगों में। ठीक है, और चेक फंक्शन होगा, कितने स्टेप है, स्टेप को चेक करना है। ओके, चलो फिर गो टू नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आते आगे। एक देख लेते हैं हम लोग GT की बात, ऑलरेडी आप लोगों को पता है जब GT, फिर भी मैं लिख दूंगा क्योंकि मुझे सबको ध्यान रखना है। 6 नंबर ये हमारा GT, इसका मतलब क्या है, ग्रैंड टोटल। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स sum of all results came after pressing equal to button starting from ऑन। ध्यान से देखिए, जब आपने ऑन या AC प्रेस करे हो उसके बाद जितने बार भी इक्वल टू बटन प्रेस किया होगा उस पर जो जो वैल्यू आया होगा उस सबको सम करके देने वाले काम कौन करता है, GT। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि वही सेम उसी तरीके से कुछ मान लीजिए 3.6 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस करना है मुझे 8.6 मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाय 0.48 और फिर अगेन प्लस करना है कुछ से 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.9। ये वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो इसमें सारा ऐड करना है। देखो पहले वाले केस में क्या था, एक बीच में माइनस भी था, वैसे वहाँ पे भी आप जीटी बटन से काम चला सकते थे। कैसे चलाते बताइएगा? वहाँ पे आपका जीटी होता है, एक वाले किसी नंबर के साथ प्लस माइनस प्रेस कर देते तो रिजल्ट में आपका माइनस आ जाता, वो ऑटोमेटिकली जीटी में काउंट हो जाता। तो हमारे मेमोरी फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, नीचे करना है। ओके, तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं, टाइम कम है ना इसीलिए। हाँ बताइए। ओ जीटी नहीं है, मुश्किल है। अब क्या बोले, काम चल जाएगा। वैसे जीटी नहीं है तो आपका मेमोरी फंक्शन से काम चल जाएगा आगे, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा इसका यूसेज सारे। बट रिकमेंडेशन यही रहते हैं कि उसको आप एज ए बैकअप यूज़ कर लीजिएगा या किसी को गिफ्ट दे दो। अगर कोई है आपके दोस्त वगैरह है उनको गिफ्ट दे देना, या फैमिली में कोई छोटे आपके ब्रदर या सिस्टर है तो उनको आप यूज़ करवा देना स्टार्टिंग में। बट जीटी रख लो क्योंकि बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, खास करके एन्यूटी वाले जितने भी कैलकुलेशंस हैं ना उसमें जीटी ही यूज़ करते हैं। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, M+ से काम चल जाता है। आइए आगे बढ़े क्या? हाँ जी, इसमें क्या करना है बताना। हाँ जी, आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। ऑन कर लिया, AC कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, 3.6 डिवाइडेड बाई, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने जो भी कुछ बोला है इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि ये प्रेस करने के बाद जितने बार इक्वल टू प्रेस किए हो उसी को सम करेगा। और ये भी क्लियर हो जाता है, अगर 2 बार अगर आपने जीटी प्रेस कर दिया तो जो आपका इक्वल टू पे जितना सम आते हैं ना सब गायब हो जाते हैं, उस भूल जाते हैं। जैसे MRC 2 बार प्रेस करते हैं ना, तो 2 बार MRC प्रेस करने पे मेमोरी क्लियर हो जाता है, वैसे 2 बार जीटी प्रेस करने पे जीटी क्लियर होता है। ओके, तो वैसे वो इसकी जरूरत नहीं पड़ेंगे। आइएगा यहाँ पे 3.6 डिवाइडेड बाई कितना बन गया हमारा 1.2 और हमने कर लिया इक्वल टू। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू भी हम लोग लिखते हैं 2 मिनट के लिए। 3.6 डिवाइडेड बाई 1.2, ये आ रहा है कितना हमारा 3। मैं इसको बॉक्स में नहीं डाल रहा, याद रखिएगा, इस 3 को बॉक्स में नहीं डाल रहा, इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट है, हमने इसको प्रेस नहीं किया है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, 8.6 गप्पे कर रहे हैं, या ये कैलकुलेटर के ही गप्पे है या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, अच्छा आ रहा है इसलिए टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। 8.6 मल्टीप्लाई बाय 0.48 कितना हो गया, 4.128, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाई 1.9 और ये कर दिया हमने इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाई 1.9 इक्वल्स टू, ये आ रहा है 6.08। जैसे हम लोग जीटी प्रेस करेंगे तो वो जो रिजल्ट देगा हमें कितना दे रहा है, 10.208, ये आ गया 10. हाँ ठीक है, 13.208। ये जो है ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। और ये कैसे आया, ये क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि ये जो देखो इक्वल टू के बाद ये और ये, इस तीनों को ऐड करने वाले काम कौन करता है, जीटी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? हाँ हाँ, 2 बार जीटी अगर प्रेस करोगे तो ये 30, वो जो सेव कर रखा है ना वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो जीटी लिखा होगा देखिए कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, इसका मतलब था 3 प्लस 4.128 प्लस 6.08, ये इसका मीनिंग था। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कैलकुलेटर पे सी बटन भी है आप लोगों के पास, यूज करने आता है? सी बटन है, यूज करने आता है? नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए यूज ऑफ सी, या कुछ लोगों के कैलकुलेटर में इसी का नाम जो होगा ना CE लिखा होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब है, क्लियर,
एरर। सी या सी का मतलब है जो आपके जो एरर जो हुआ है, गलतियां हुआ है, उसको क्या करना है, उसको सही करना। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इसको कैसे यूज करना है, इसको अभी देखते हैं। मान लो हमें 10.5 प्लस 3.8 कॉन्टिन्यूस जाने देते हैं, नहीं माइनस 8.7263, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो हमने ऑन प्रेस कर लिया या हमने एसी प्रेस कर लिया। अब उसके बाद क्या करते, देखो 10 किया प्रेस, हमने 10.5 प्रेस किए, उसके बाद हमने प्लस कर दिया 3.8 और फिर क्या करेंगे माइनस, और क्या होता है 5.7263। लो, तो गलतियां नहीं करेंगे तो अब मिस्टेक करेंगे तभी तो फिर उसको यूज करेंगे, है ना। ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, ये क्या हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है। अब देखो आपके पास क्या चॉइस है, आपके पास क्या चॉइस है, डिलीट बटन है क्या हमारे पास, डिलीट कर देते हैं ना, डिलीट कर देंगे। एक बार दिखाएंगे कैलकुलेटर, वहीं से दिखाइए, पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके का बटन है मैक्सिमम लोगों के पास, आप लोगों के पास वही कैलकुलेटर है। ऐसा जो ये बटन है ना आपका, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, वो क्या है, एक एक करके डिलीट करना है। कुछ लोगों के कैलकुलेटर में आप में कुछ और लिखा होगा शायद, दिखाइए एक बार, वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाओ। आपके में कुछ कुछ लोगों में ऐसे बॉक्स बना होता है और फिर ऐसे कट करके कुछ एरे लगा के 0 0 करा होता है, वो आपका डिलीट बटन है। तो एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा डिलीट बटन है ना, हम कितने बार प्रेस करें, 5 टाइम्स, और दोबारा क्या लिख लें 8.7263, या उससे ज़्यादा बढ़िया है 5 टाइम्स डिलीट बटन यूज ना करके एक बार सी बटन यूज कर लो, उसको 0 कर देगा वो सीधा, और फिर शुरू कर लीजिए। ये होता है सी का मतलब। यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, बाय मिस्टेक हो गया तो अब आप क्या करो बताइए, अगर किसी को कोई डाउट होंगे तो पूछ लेंगे, फिर इसके बाद सी प्रेस करो और फिर क्या करना बताइए 8.7263 और फिर करेंगे इक्वल टू। तो देखिए आपका रिजल्ट आ चुका होगा, हमारा आंसर कितना आ गया बताइए, 5.5737। ठीक है, आपके पास वैसे एक और चॉइस था, इसकी जगह आप क्या कर सकते थे पता है, इसकी जगह आप एक काम और कर सकते थे, ये जो बटन है इसको कितने बार प्रेस कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि थोड़ा सा जो आपका मेहनत है वो कम कर देता है सी बटन, और कुछ नहीं है। बाकी प्लस माइनस यूज करने आता ही है, और आप लोगों के पास एक फंक्शन, सॉरी वो क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ है नहीं, वैसे भी राउंडिंग ऑफ यहाँ पे यूज नहीं करते, फाइनल लेवल पे राउंडिंग ऑफ यूज भी होता है, यहाँ पे आपको आपके लेवल पे राउंडिंग ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाकी कुछ बचता नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, MU तो बहुत आसान है, वो हमारे FM में यूज नहीं होता है, आपको अकाउंट्स वगैरह में यूज हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबका, हो गया, हाँ जी। तो आगे आइए, किसी ने बोला है तो मैं बता दूं आपको एक और 8, ये हमारा यूज ऑफ MU। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यूज होने वाले ऊपर के सारे थे हमारे FM के अंदर, MU हमारे FM में यूज नहीं होता है। आप चाहो तो अकाउंट्स वगैरह में यूज कर सकते हो। MU का मतलब क्या है, मार्कअप, बहुत बढ़िया। ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता ये। इट कैन बी यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन ओनली। कंडीशन क्या है बताइए,
ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है। कंडीशन ये है कि आपको प्रॉफिट सेल प्राइस पे निकालनी है और सेल प्राइस आपको नहीं पता है। क्या निकालना है आपको? सेल प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट सेल प्राइस पे है। अब आप बताओ कैसे निकालोगे? तो बोलोगे एक्स अज्यूम करके कर लेते हैं हम लोग, तो वो काम कर सकते हो या एमयू को यूज कर लो, सिंपल। कंडीशन ये है कि कैलकुलेट सेल प्राइस, सेल प्राइस यूज करते हैं हम लोग, सॉरी सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट किस पे होगा? सेल पे नहीं, कॉस्ट पे तो कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए 500 का कॉस्ट है, 500 का कॉस्ट है, 10% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो 500 प्लस 10% कर दो, आगे सेल प्राइस है ना। बट ऐसा नहीं है, कंडीशन है कि कैलकुलेट सेल प्राइस और प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट जो है ऑन सेल प्राइस पे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, दिक्कत आ जाती है ना, वो कंडीशन है। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, देखो मान लीजिए कॉस्ट है आपका किसी चीज़ का 800 रुपीज़ है ना, और इसका जो प्रॉफिट है मान लीजिए ये है आपका 12.5% ऑन सेल। आप मुझे बताइए सेल्स प्राइस क्या है आपका? इस कंडीशन में आपका मार्कअप यूज होता है, बाकी कंडीशन में ज़रूरत नहीं है। वो खास करके दुकानदार वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि उनको कॉस्ट पता होता है और वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट मार्जिन रखनी है 15% का, तो सीधा क्या करते हैं एमयू यूज़ करके काम चला लेता है। ठीक है, बढ़े आगे, कैसे निकालेंगे बताइए? इसके लिए हम लोग ऑन प्रेस कर लो, उसके बाद देखो 800 पे मार्कअप कर देना 12.5%। 800 पे क्या करना है आपको? 800 पे मार्कअप करना है कितना बताइए? एमयू करेंगे 12.5%, बस सिंपल। कितना आगे बताइए? 800 प्लस सॉरी 800 मार्कअप 12.5%, यह रहा आपका कितना? 914.28। वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करोगे? सही है नहीं है, सही है कैसे पता करें? अच्छा, इसका 12.5% माइनस करें तो कॉस्ट पे आ जाएंगे, सही है, ये भी सही है। ये देखो 914.28 ये हमारा सेल प्राइस है, माइनस कर देते इसमें से क्या बताइए? प्रॉफिट। तो कितना आना चाहिए हमारा? कॉस्ट आना चाहिए। सेल प्राइस में से प्रॉफिट हटा देते तो ये कॉस्ट आना चाहिए, जो कि दैट इज कितना होना चाहिए हमारा? ये 800। तो चलो करके देखते हैं, 914.28 माइनस 12.5%, तो ये देखिए 800 तो आ ही रहा होगा, तो वेरीफाई हो गया हमारा। और कुछ ज़रूरत है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सीधा। वैसे उसमें कुछ और भी दिया गया होगा, ठीक है। आप लोग के जो आंसर सीट है, सॉरी एक सेकेंड, ये देखेंगे आप लोग को जो प्रिंट आउट दिया गया है इसमें और भी कुछ का यूसेज है, यूज किया गया है। प्लस माइनस बहुत आसान चीज़ें करते रहिएगा। ये चेक फंक्शन वगैरह कुछ बताया हुआ है, ठीक है। चेक फंक्शन में करेक्ट के साथ जो गो टू है वो है, हाँ जी, पीछे रह गया है लिखना। ओके, आ जाओ फटाफट पहले। हो गए? हो गया? एमयू के आगे, अच्छा ये ओके, ठीक है ठीक है, एक मिनट, ये 12.5% है। खुद से चेक करेंगे नहीं, कैलकुलेटर पे
कैलकुलेशन करके तो कैसे पता चलेगा? बढ़ सकते हैं आगे आप? चलिए, ये देखिए कुछ आप लोगों को जो प्रिंट आउट मिला हुआ है उसमें ये भी कुछ फंक्शन है। मैं इसे एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, अगर किसी को होगा तो। जो आपका चेक फंक्शन होगा जो मिलते हैं ना, इसमें इस तरीके का जो बटन होगा वो खास करके आपने जितने स्टेप्स आपने कैलकुलेशन कर लिया वो सारे आप आकाश जाता है। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हो, मान लीजिए मैंने 100 और प्लस करते तो देखना यहाँ पे होता है 01, ये 0 है ना अभी। जैसे ही कुछ 5 रुपीज़ ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका 02 आ गया। वो क्या कहता है, आपका सेकेंड स्टेप का ये वैल्यू है। इसी तरीके से अब चेन में कैलकुलेशन करते जाते हैं तो अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग वैल्यू आते हैं, उसको बाद में हम लोग चेक कर सकते हैं चेक फंक्शन से। ठीक है, जो आपके होते हैं ना डिस्प्ले कराते हो बैक जाके, ये दो है चेक करते हैं। जैसे आप लोग को खास करके बैलेंस शीट में मान लीजिए इतने वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। ये बस एक बार सुन लीजिए और इसको अगर यूज करना है आप लोगों को, जिसके पास होगा तो आप अपना यूज कर लीजिए। खास करके करेक्ट बटन जो है ना आप लोगों का, वो करेक्ट बटन का यूज को मैं बोला आप लोगों ने है तो उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे मार्क्स 0 है, ये तो आप समझ के चलना। और मेरे हिसाब से फाउंडेशन के सर भी आप लोगों को बताए होंगे। स्टेप मार्किंग का मतलब यहाँ सीए में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना नहीं है, आपके अल्टीमेट लास्ट का रिजल्ट जो है ना वो सही आना चाहिए। अगर सब कुछ सही कर लो, एक कैलकुलेशन मिस्टेक करने की वजह से आपका आंसर अगर गलत हो जाता है तो मार्क्स मिलेगा सीधा 0। याद रखना 0। यानी कि इसीलिए कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एग्जामिनेशन में कभी आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज करके अगर आगे तो आप देखिएगा सब कुछ सही रहेगा और उसके बाद आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। जब आप सर्टिफाइड कॉपी मंगवाओगे तो आपको पता चलेगा अरे कैलकुलेशन मिस्टेक था। और अभी तक के हिस्ट्री में मोर देन 50% स्टूडेंट जो फेल करते हैं ना, वो सिर्फ एक रीजन से, कैलकुलेटर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार चेक कर लेना चाहिए जब कैलकुलेशन आपका चलता है। मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में इतने वैल्यूज को आपने ऐड किया, ऐड कर लिए, ये आगे 01 के फर्स्ट स्टेप में होगा, ये सेकंड स्टेप में होगा, ये थर्ड स्टेप, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका चल रहा होगा ये वाले वैल्यू 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना। जब एक एक नंबर बढ़ाते जाते स्टेप बढ़ता जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना ये स्टेप है यहाँ पे। बाद में थोड़ा देर के बाद आपको क्या पता चलता है कि अरे यहाँ पे मुझे 4000 नहीं, मुझे तो 4600 लिखना था। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो ये आसान कैलकुलेशन है तो आप क्या बोलोगे, अच्छा चलो एक काम करते हैं जितना वैल्यू इसमें 600 ऐड कर दो। एक तो आसान तरीका हो गया, क्यों, क्योंकि 4000 को हमने कितना किया है 4600, तो जितना रिजल्ट है उसमें 600 ऐड कर दो। यही करते हैं हम लोग। लेकिन जब वो वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़, मतलब वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल यूनिट्स टाइप का होते हैं तो उस टाइम पे एक दिक्कत हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या चॉइस होता है, अरे दोबारा कर लो ना, क्यों इतना दिमाग लगाना है। यही होते हैं ना, दोबारा करना है तो टाइम तो लगना है ना। उससे ज़्यादा बेटर है कि कैलकुलेटर को इफेक्टिवली यूज करके इसको हम करेक्ट या ये बीच के स्टेप को सही कर दें। तो बीच के स्टेप को कैसे सही करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस फोर्थ स्टेप पे पहले पहुंचना है। इस फोर्थ स्टेप पे पहुंचना है पहले कैलकुलेटर पे। कैसे जाओगे, या तो जो अप और या डाउन डाउन वाले जो बटन है उसके थ्रू जाओगे, या आप एक काम कर सकते हो, जिसके पास गो टू है वो सीधा जंप कर जाएगा फोर्थ स्टेप पे। वो कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, जैसे मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ 1000 प्लस, सुनते रहिएगा, जहाँ पे स्क्रीन पे वही मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सुन लीजिए और भूल जाइएगा। मतलब मेरे पेपर के लिए भूल जाना है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट के डिमांड पे ये सब कराया था कि नहीं सर मुझे जानना है, अकाउंट्स वगैरह में तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे एफएम में जितना मैंने ऊपर बता रखा हूँ उतना ही हमारे काम का है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने इसको एक बार ऐड करते जा रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा। 1000 प्लस 2500 प्लस 3200 प्लस 4000, क्योंकि 4000 था ना पहले, 4000 प्लस 5500 प्लस 6000 इक्वल टू, मेरे कैलकुलेटर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है 07 और रिजल्ट आ रहा है 22,200। मुझे क्या करना है, फोर्थ स्टेप मेरा गड़बड़ हो रखा है, मुझे पता है कि फोर्थ वैल्यू गलत है। तो मैं क्या करूंगा, गो टू पे जाऊंगा। पहले मेरे कैलकुलेटर में गो टू है, मैं जाऊंगा गो टू पे और मैं कहता हूँ 4 और फिर करूंगा गो टू। मतलब क्या हो गया बताइए, मेरे कैलकुलेटर पे यहाँ पे आ चुका है 4, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया 4 और मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है 4000। मतलब क्या हो गया, उसने एक एक करके आपको स्टेप वाइज नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग 25 स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे, 25 वैल्यू को ऐड कर रखे, तो एक एक करके हम 20, मान लीजिए मुझे 20th स्टेप पे पहुंचना है, तो क्या करूंगा,
एक एक बार इसको प्रेस करके फिर 20th स्टेप पे पहुंचूंगा। उसको टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर के अंदर गो टू बटन दिया गया है। तो क्या आप सीधा जंप कर जाओ आप 4th स्टेप पे। तो मैंने गो टू किया, 4 किया, फिर गो टू किया। वो 4 का मतलब क्या था, इस स्टेप पे जंप करना। गो टू पे जो 4 लिखते हैं उसका मतलब इस स्टेप पे जंप करना। मेरे कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है 4000। मुझे इसको बदलना था, वैल्यू कितना करना था 4600। अब कहते हैं इसको करेक्ट करो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कैलकुलेशन में मिड स्टेप में कोई गलतियां हो उसको अगर सही करना हो। ध्यान से देखिए, अभी आपने थोड़ा देर पहले सी पढ़ा था, थोड़ा देर पहले आपने सी बटन का यूज देखा था ना। ये क्या करता था बताइए, जो आपके लास्ट स्टेप में मिस्टेक था, ये देखो, ये जो मिस्टेक था इसके बाद जब आपने सी प्रेस किया तो क्या हो गया था, इस वाले वैल्यू को जीरो करके और ये वैल्यू करके हम आगे बढ़ गए थे। सी बटन जो होता है लास्ट स्टेप के मिस्टेक को जीरो करता है, करेक्ट बटन मिड स्टेप के मिस्टेक को सही करता है। बात समझ में आ गई। तो हम कितने स्टेप पे, अभी मेरे कैलकुलेटर पे मैं कहां पे हूं, 4th स्टेप पे हूं। मुझे क्या करना चाहिए, आपके कॉमन सेंस क्या कहता है, करेक्ट बटन यूज करेंगे। मैंने किया करेक्ट। अब मुझे इस पे कितना प्रेस करना है 4600। मैंने कर दिया 4600। अब दोबारा करेक्ट बटन प्रेस करेंगे। मैंने फिर से करेक्ट बटन प्रेस किया। अब ध्यान से सुनो, मेरा रिजल्ट बदल चुका है। कौन सी रिजल्ट, 7th स्टेप पे जो ये रिजल्ट था ये बदल चुका है। अब आपको 7th स्टेप पे पहुंचना है तो एक बार या तो एक एक करके डाउन करके 7 पे पहुंच जाओ, या आप सीधा जंप कर जाओ 7 पे। कौन सी बटन को यूज करके, गो टू बटन को यूज करके। मैंने कर दिया गो टू 7 और गो टू। मेरे स्क्रीन पे आ रहा है 22,800 का रिजल्ट, और ये 22,800 आना चाहिए था, आना चाहिए था। हो गया काम खत्म। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बहस करना है। आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब जो हमने अभी फंक्शन देखा है मेनली तो इसको यूज करना था ना। अब आते हैं मेन बात, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जब भी मुझे टॉपिक चेंज करना होता है तो मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आदत है, क्योंकि एक टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमने यूज देखा है उसके, जो हमारे एफएम के अंदर अब आगे आएगा। एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा जी 500 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई 6.8, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे, याद रखना कुछ लिखना नहीं है रजिस्टर पे, आपको कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आपको आंसर आना चाहिए। हाँ जी, क्या करेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो मुझे मेरे तक जिनका भी आवाज पहुंचे है उनके हिसाब के नीचे वाले मैं मेमोरी में डाल दूंगा पहले कैलकुलेशन करके, बाद में 500 डिवाइडेड बाय MRC उससे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एक तरीका ये रहा। दूसरा, 2 बार डिवाइड कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय, ग्रेट, क्या बात है, मजा आ गया। एक और भी तरीका हो सकता है, चलो एक एक पहले दोनों को निपटा ले, लिख लेते हैं, रजिस्टर भी तो बनते रहना चाहिए। चलो लिख लीजिए, हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि लिख के चल रहे हैं ना हम लोग। ये देखो, एक तरीका ये है हमारे लिए, चलो ऐसे कर लेता हूँ। एक तरीका ये है कि आपने क्या किया 3.2, और याद रखेंगे ये सब चीज़ सिर्फ लिखने वाली नहीं है, ये सब आपको माइंड में सेट करना है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ कहीं पे आपको रट्टा नहीं लगानी है। वो आपको जैसे सिचुएशन दिखेगा उस तरीके से आगे कैलकुलेशन करके आपको टाइम सेव करना है और मिस्टेक भी नहीं करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। 3.2, फिर आपने मल्टीप्लाई क्या किया 6.8, और फिर किया इक्वल टू, और फिर किया M प्लस। लेकिन याद रखिएगा M प्लस यूज करने से पहले मेमोरी आपका क्लियर होना चाहिए। और फिर अब आप क्या कह रहे हो 500 डिवाइडेड बाई MRC, क्योंकि जो मेमोरी में हमने सेव किया था उससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। कुछ बता देंगे कोई, चलो मैं करता हूँ 20 पॉइंट, रुको रुको अभी एक कुछ एक लो बोल दो ना। हाँ जी 22.977, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या था पता है आप लोगों को, आपने बोला कि अच्छा जी 3.2 ,
3.2 मल्टीप्लाई बाई 6.8, इसको कर दीजिए इक्वल टू, आ गया। आपको पता है डिवाइडेड इक्वल टू से रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइडेड इक्वल टू से रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों हो जाता है? नहीं समझे बात? इतना कोई वैल्यू आ गया हमारा। अब अगर इसको मैं डिवाइडेड और इक्वल टू प्रेस करता हूं ना, तो क्या होता है पता है? जो वैल्यू है उसको 1 डिवाइडेड बाई इतना हो जाता है। जैसे 2 डिवाइडेड इक्वल टू करो तो उसका मतलब 1/2 होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कभी x डिवाइडेड और इक्वल टू करूं, इसका मतलब होता है 1/x। क्यों होता है बताओ मुझे, ध्यान से सुनिए। अब ये जो हमने इक्वल टू कॉपी कर लिया यहां तक, अब सुनिए पहले, ये जो आपने डिवाइडेड किया उसके बाद तो कुछ वैल्यू देना चाहिए था ना आपको। आपने समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग कर रहे हो, ये रहा, कुछ वैल्यू तो आया होगा ना कैलकुलेटर पे। समथिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय, उसको कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। वो कुछ नहीं बताते हैं जब उनको, क्योंकि आपको पता है वो ऑटो फंक्शन, कैलकुलेटर में ऑटो फंक्शन काम करता है। इसका ऑटोमेटिक फंक्शन, जो ऑटो सेव वाले फंक्शन है वो तो काम करते हैं। वो तो कहते हैं आपको डिवाइडेड के बाद कुछ बताना था, आपने डिवाइडेड के बाद कुछ नहीं बताया, तो ये मान लेते कि आपने जो प्रेस किया था डिवाइडेड से पहले उसी से डिवाइड कर रहे हो आप। किसको? 1 को। ये फंक्शन की वजह से इसकी इस तरीके से सर्किट बना हुआ है कि उनका कहना है कि देखो डिवाइडेड के बाद कुछ तो प्रेस करना चाहिए था, आपने कुछ नहीं प्रेस किया तो मुझे कुछ नहीं समझ आया, कैलकुलेटर हो जाता है कंफ्यूज। समझ में आ गया? तो वो कहते हैं हमें नहीं समझ आ रहा है, आपने जो डिवाइडेड से पहले रखा था उसी से मैं डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन किसको? 1 को। तो ये बन जाता है आपका रेसिप्रोकल। याद रखिएगा, ये क्या करता है आपको? ये कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो वो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग बन चुका ऑटोमेटिकली। तो आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 500 और फिर करूंगा इक्वल टू। देखो रिजल्ट आ चुका है क्या हमारा? कितना आ रहा है? 22.977। सही है। एक कुछ लोगों ने यहां से बताई थी कि आपको क्या करना है, ऑन कर लीजिए और फिर आप 500 को डिवाइड कर देना किससे? 3.2 से, अगेन डिवाइड कर देना 6.8 से। ये भी बढ़िया था, कोई दिक्कत थोड़ा ना था। 22.977। क्या हुआ ध्यान से देखिए, हो गया यहां तक? सुनिए ध्यान से, क्या है देखो, जब आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो समथिंग वैल्यू आ चुका है, समथिंग वैल्यू आ चुका है। समथिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6.8, तो समथिंग वैल्यू को फिर से 6.8 से डिवाइड कर देते हैं, पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे, पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने कभी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जब कैलकुलेट किए होंगे तो आपको याद होगा कि हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। ये है खास करके टाइम वैल्यू, इसके लिए मैंने आपको इतना मेहनत करवाया था, ये मुझे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जब कैलकुलेशन करना है तो मुझे बताएंगे अब थोड़ा सा शॉर्टकट। अगेन इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, M+ यूज कर ले या फिर उसको रेसिप्रोकल बना के कर ले, दोनों काम कर सकते हैं। कैसे? पहले नीचे का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको डिवाइडेड इक्वल टू कर देंगे, रेसिप्रोकल बन जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 500 से। एक तरीका ये रहा। दूसरा, या पहले नीचे का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको डाल देते हैं मेमोरी में। मैं बोलूँगा, कुछ लोग कॉपी करेंगे, तो फिर समझ कैसे आएगा? ये सब चीज़ जो है आपको यूज करना है प्रैक्टिकली। इसीलिए अगर मैं किसी चीज़ों को बोल रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, तो पहले उसको सुन लीजिए, फिर बाद में कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस आए, मैं भी क्या कह रहा हूँ कि ये देखिए, रह गया क्या ऊपर का? नहीं, ध्यान से देखिए, नीचे वाले वैल्यू जो 1.08, इसका हमने पावर 4 पहले कैलकुलेट कर लिए, इसको डाल दिया मेमोरी में, M+ कर दिए, फिर 500 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू। मुझे ये सब टेक्निक्स नहीं पसंद, ना मुझे रेसिप्रोकल करने पसंद, ना मुझे M+ करना पसंद। मुझे वो ऑटोमेटिक जो सेव होता है ना जो चीज़,
उसको यूज करना मुझे पसंद है। ऑटो सेव फंक्शन, तो वो कैसे होगा देखिए ध्यान से। मैं अब एक ही मेथड पे जा रहा हूँ, बाकी 2 मेथड आप लोग यूज करते रहिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, मैंने किया ऑन, सुनिए 500 को कितने बार डिवाइड करना था 1.08 से, देखो मैंने किया डिवाइडेड बाय 1.08, सुनते रहिएगा। फिर से मैं एक बार डिवाइड करता हूँ, कितने से 1.08 से, फिर से मैं डिवाइड करता हूँ कितने से 1.08 से, फिर से डिवाइड करता हूँ कितने से 1.08 से। कितने बार डिवाइड हो गई, रिजल्ट आ जाना चाहिए। कितना रिजल्ट आ रहे हैं 367.51। अच्छा, मैं कहता हूं इसको देख के कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है। हाँ जी, पीछे से भी कुछ क्लिक कर रहा है, इधर से क्या क्लिक कर रहा है बताइएगा। कि 4 बार हमने क्यों डिवाइड किया, जबकि कैलकुलेटर को तो याद हो जाता है डिवाइडेड के बाद जो भी कुछ हमने प्रेस किया है वो तो उनको सेव हो चुका है। तो जब ऑटोमेटिकली सेव है ही तो बार बार मैं उस चीज़ों को क्यों रिपीट करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं। यानी कि ये चीज़ जब आपको मैंने यही तो स्टार्टिंग में आते ही बताया था कि डिवाइडेड के बाद जो भी हम प्रेस करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली सेव हो ही जाता है। तो इस चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि ये वाले वैल्यू जो है ना वो क्या हो चुका था बताइए, ऑटो सेव तो हो ही जाता है। तो क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते थे, इसका मतलब हो गया यहां तक, क्या कर सकते थे बताइए। Hence, we can use it as follows। इसका मतलब कैसे कर सकते थे, देखिए आपको बार बार डिवाइडेड 1.8 नहीं करना था, एक बार करना है, सेव है उसके अंदर। क्या करेंगे, ये हो जाता है 500 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1.08, और अब करेंगे इक्वल्स टू, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिवाइड करता जा रहा है उसको, वो 2 बार डिवाइड हो चुका है, फिर से इक्वल टू किया, कितने बार डिवाइड कर दिए 3 टाइम्स, फिर से इक्वल टू किया 4 टाइम्स डिवाइड हो चुका है, और इसका रिजल्ट आ चुका है आपका 367.51। तो क्या लगता है ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है, तो इसी को यूज करेंगे। क्यों करें एम प्लस और क्यों करें हम डिवाइडेड इक्वल टू रेसिप्रोकल वाले काम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे आपका आता है एन्यूटी। आगे ये तो आपका पीवी फ्यूचर इनफ्लो था। आप बोलोगे ये क्या, ठीक है जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ना। पीवी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग आगे। 1 + i की पावर n से डिवाइड करते हैं ना, तो 1 + i की पावर n से हमने डिवाइड कर दिया, सीधा इक्वल टू करेंगे, काम चल जाएगा। वैसे इसके लिए टेबल भी दिया जाता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, आइए आगे। इसको मैं एक और एग्जाम्पल दूँ। अब आते हैं आपका एन्यूटी। एन्यूटी के अंदर क्या होगा देखिएगा, 500 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08 का पावर आएगा 1, सही है। फिर आएगा प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08 की पावर आएगा 2। फिर आएगा 500 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08 का पावर 3 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1 + 0.08 का पावर 4। इसका वैल्यू निकालना है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो लास्ट क्लास हम लोग जाते जाते जो एक एन्यूटी की जो आपको पीवी निकलवाने का जो फॉर्मूला यूज किया था, इसी का सम का फॉर्मूला आप लोग को आता है 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई बाई 1 + i की पावर n जो पढ़ा हुआ है वो इसकी सम है। वो ये जो आपका जीपी बनता है ना एक फाइनाइट पीरियड का, इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अब ये क्या इंडिकेट करता है वो तो हम कल देखेंगे, क्योंकि हम बिना डायग्रामेटिकली तो कभी जाते नहीं है। इस सारा चीज़ को हम डायग्राम पे पुट करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये खास करके क्या मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है इसका मतलब ये पढ़ा हुआ है 500 डिवाइडेड बाई 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई बाई 1 + i की पावर n। अब ये क्या था, कैसे था, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं, मैं ये सब भूल ही जाता हूँ, मैं कभी बताऊंगा भी नहीं आगे। ठीक है, मुझे बस एक चीज़ पता है कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे। क्या कर सकते हैं बताइए आप। हाँ जी बोलो। डिवाइड कितना 1.08, ग्रेट। 4 टाइम्स इक्वल टू करेंगे, जीटी कर देंगे, हो गया। इसका सम आ चुका है, यही हम लास्ट क्लास में कर रहे थे।
बात समझ में आ गया? कैसे हुआ? कुछ लोग को नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे समझिएगा। देखिए हमने क्या करना है, मैंने किया ऑन कैलकुलेटर को, उसके बाद देखिए हमने किया प्रेस इसका 500, सुनिएगा, डिवाइडेड बाय कितना 1.08 और फिर किया इक्वल टू, कुछ रिजल्ट आ चुका होगा। एक काम करते, रिजल्ट लिखता हूं मैं, एक मिनट, उसको बॉक्स में नहीं डालेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल्स टू, ये आ रहा है कुछ 462.963, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको वो मत करना, क्या कहते हैं, इसको बॉक्स में मत पुट करना। अब अगले बार जब मैं इक्वल टू प्रेस करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बताइएगा, उस वैल्यू को दोबारा 1.8 से डिवाइड कर देना। मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो अब आ रहे हैं हमारा 428.669, उस वाले वैल्यू को डिवाइड कर दिया, सही है। क्या मैं कह सकता हूं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका रिजल्ट है? हाँ जी, पीछे से भी बोलेंगे। ये जो अभी मैंने ये जो रिजल्ट निकाला है, ये यही वाले तो वैल्यू है। अगर मैं दोबारा एक बार इक्वल टू करूं तो क्या होगा, ये जो वैल्यू था इसमें अगेन 1.8 से डिवाइड हो जाएगा, और वो 1.8 से अगर 3 बार डिवाइड कर दूं तो फिर ये वैल्यू आ जाता है। यानी कि अब मैं एक बार फिर से इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया, मेरा आ गया 396.916, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप वाले वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से इक्वल टू प्रेस करता हूं, फिर अब मेरा चौथा वैल्यू आ गया 367.515 कह सकते, 4 नहीं बोलना है, या तो 49 बोलना है या 5 बोलना है। राउंडिंग अप की आदत डालिएगा ना तो बाद में मिस्टेक मतलब परेशान हो जाओगे आप। ये 4 वैल्यू आ गए, यानी कि देखिए ध्यान से, ये जो हमने लिया था, मैं ऐसा काम करता हूं, एक मिनट, ये था हमारा, ये जो मेरा वैल्यू है वो है A, ये जो वैल्यू था इसको हमने एक मिनट के लिए लिख दिया B, ये जो वैल्यू था इस पे नज़र डालेंगे। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, अभी मैं एक चीज़ बता दूं, आज की पूरे लेक्चर जो मैंने आपको दिया है सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि आगे जाके सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले टाइम वैल्यू के अंदर ये एन्युटी है, और एन्युटी के अंदर क्या होता है वो आपको जब हम डायग्राम पे डालेंगे तो बताएंगे। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, टेक्निक यूज करना है, और मुझे ये पता होना चाहिए कि एन्युटी का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इस पे ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत है तो आप पूछेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर मिस हो गई तो टाइम वैल्यू गया, टाइम वैल्यू नहीं गया, पूरे एफएम गया। आपके क्वेश्चन के अंदर ये कैलकुलेशन मोर देन 25 मार्क्स की होगी एग्जाम में, सिर्फ ये कैलकुलेशन। बोलोगे ये कैलकुलेशन टाइम वैल्यू से क्वेश्चन तो आता नहीं है, अरे इसका यूज होगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल बजटिंग में, सारे यही कैलकुलेशन आपका यूज होगा। बात समझ में आ गई? इसके लिए पूरा टेबल बना हुआ है, एन्युटी फैक्टर का टेबल। आइए वापस आइए। तो ये जो अभी कह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख के इसको कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ों के लिए हमने पूरा क्लास स्पेंड किया है वो तो पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ों के लिए इतना किया है। ये रहा डी, यानी कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये था वैल्यू ए, ये जो कैलकुलेशन किया है ये था वैल्यू आपका बी, क्लियर है? ये वैल्यू था आपका सी, और ये वैल्यू था आपका डी। आपको पता है भी जीटी फंक्शन बताया था हमने। जीटी क्या कहते हैं? ग्रैंड टोटल करता है सारे इक्वल टू को। तो जो 4 चीजों को सम करना था वो चारों हमारे वहां पे आ चुके हैं, तो हम लोग जीटी प्रेस कर देते हैं ना। ये रहा, मैंने जीटी प्रेस किया। जैसे ही मैंने जीटी प्रेस किया तो कैलकुलेटर पे जो रिजल्ट आ चुका है वो है हमारा 1656.063। यही जो है ये इसका आंसर है। सही है? हाँ जी। अब आपके लिए, आपके कैलकुलेटर पे नहीं था जीटी, आप कैसे करोगी बताओ? एम प्लस, कैसे एम प्लस करोगी? 462.963 जो रिजल्ट आया हुआ है उसके बाद एम प्लस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे एम प्लस प्रेस करना है और फिर इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मेमोरी फंक्शन जो होते हैं ना आपके ऑटो सेव को डिस्टर्ब नहीं करता, याद रखना सबसे पहली बात। मैंने क्या बोला अभी ध्यान से देखिए, आपने इसके बाद अगर एम प्लस प्रेस कर दिए तो कुछ के दिमाग में ये आता है कि ये जो ऑटोमेटिकली सेव हुआ था ना वो शायद डिस्टर्ब हो गया होगा, नहीं हुआ है। एम प्लस जो होते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। बात समझ में आ गई?
तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दोबारा जब ये इक्वल टू प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक सेव है ही, ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको करना क्या है, इसके बाद भी m प्लस करना 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 है, और लास्ट में यहाँ पे जाके GT की जगह आप क्या प्रेस करोगे, MRC। 3-4 साल तक तो चल जाता है, लेकिन आपको बता दूं 10 साल तक की क्वेश्चन आती है हमारे, कि पावर 4 तक नहीं, पावर 10 तक जाएगा। तो जब पावर 10 तक जब जाना कैलकुलेशन शुरू होती है तो बार बार m प्लस करने में आपको टाइम जाता है, और कभी कभी गलती से इधर से इधर कुछ प्रेस हो गया तो वो भी गया। लेकिन GT में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी जो होते है वो हमारा कम होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि GT हमारे लिए सबसे काम का है, क्योंकि पूरे FM के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले कैलकुलेशन कौन सी है, ये है। ठीक है, टाइम तो हो चुकी है, लेकिन एक कैलकुलेशन हमारा रह गया। कौन सी? अच्छा कोई नहीं, अगले दिन कर लेंगे। गुड ये रहा, ये कैलकुलेशन एक रह जाता है, ये वाले 5 मिनट मिल जाएंगे, पिछले दिन भी मिला था, आज भी मिले लेते। ठीक है, आइए फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा फिर। अगले दिन करना है, चलो ठीक है। तो एक रह जाता है। अब देखो ये जो हमने अभी कराया, कोई नहीं अगले दिन ही करेंगे, कोई सुनिए। ये जो हम कराए अभी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी था। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एन्युटी आप लोगों को सुना हुआ है। अब कुछ लोगों को अगर नहीं सुना हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ लिंक कराने की कोशिश कर रहा था कि ये एन्युटी वाले पार्ट बनती है। कुछ बोलेंगे सर हमारे को एन्युटी तो समझ नहीं आता था, पहले फॉर्मूला से रट्टा लगा लिया। तो जब मैं एन्युटी पे पहुंचूंगा तो एक एक स्टेप तो बताऊंगा ही ना, अभी तो सिर्फ वैसे ही लिंक कर दिया। एक क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू निकालना। जब फ्यूचर वैल्यू निकालने जाते हैं ना तो हमारा सिचुएशन कुछ इस तरीके का बनता है, उसमें भी GT को यूज करते हैं हम लोग। लेकिन जब वहां GT यूज करने जाते हैं ना तो स्टार्टिंग की जो पार्ट है ना वो छूट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, GT के बाद जाके उसको प्लस कर देते हैं। समझ में आ गया? और एक होता है कुछ रेशियोज करना। तो 2 कैलकुलेशन रह के अब हम लोग इफेक्टिवली जो टाइम वैल्यू होते हैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा ट्यूसडे को, याद रखेंगे। कल तो वैसे भी संडे है, मंडे हमारा क्लास नहीं है। तो हम लोग कब मिल रहे हैं, ट्यूसडे को। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे। टेक केयर, बाय बाय।